हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों जैसा आप जानते हो, आपका एग्ज़ाम एसएससी का बहुत ही नज़दीक है। 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर हो गई होगी, आपने अपनी तैयारी अच्छे से की होगी और आपकी तैयारी अब भी चल रही होगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने क्या किया है, आपका मैथ्स का रिवीजन को स्टार्ट किया था 21 क्लासेस का, और ये क्लासेस हमारी लगभग पूरी होने वाली है। आज मैं आपके लिए अपनी इस पर 17 क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों। 16 क्लास तो हमारी इस पर हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भी क्लास देखी होंगी दोस्तों। अगर नहीं देखी तो आप उन वीडियो को देख लीजिए पहले, उनसे भी आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी वे क्लासेस मैथ्स की। तो चलते हैं अपनी आज की क्लास पर। अगर आपने वीडियो देखी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं अपनी आज की क्लास की। तो आज का क्लास का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आपके लिए लगा देता हूँ। जो आपकी प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन होगा आज ये रहा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, कौन सी होगी। तो बड़ी भिन्न पहचानने का, छोटी भिन्न पहचानने का दोस्तों कई सारे तरीके होते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, जो दोस्तों ये भिन्न दी जाती है आपको, इनमें आपको क्या करना होता है, अपने पास से 1 0 या फिर 2 0 आप इसमें बढ़ाकर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इनको डिवाइड करके देखिए मैक्सिमम 2 अंकों तक। तो 2 अंकों तक आपको पता चल जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी। जिस भिन्न की वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी और जिसकी छोटी होगी वो छोटी। तो चलिए जो आपको बोला हूँ उसको करके देखते हैं। पहली भिन्न क्या है आपकी 7/9। तो 7/9 को आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से अपने पास आप इसमें 1 0 बढ़ा दीजिए दोस्तों। ठीक है, 2 भी बढ़ा सकते हो, कम से कम एक मैक्सिमम 2 बढ़ा सकते हो। 6/7 को लिखा जा सकता है, 60/7, 22/25 को लिखा जा सकता है, 220/25 और 11/13 को लिखा जा सकता है दोस्तों 110/13। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें दोस्तों, इनको 1 बाय 1 क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। 70 को 9 से डिवाइड करना है। इसकी वैल्यू कितनी आती है देख लेते हैं। तो 9 7 63 दोस्तों, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 9 7 63 और कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा, 9 7 63। तो 7.7 समथिंग आएगा। अब चलते हैं 60/7 पर। तो 7 8 56, यहाँ से मिलेगा 8 हमें दोस्तों, 7 8 56 चल जाएगा और बचेगा कितना 4। तो 7 पंजे 35। तो लगभग हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 8.5 मिलेगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। 220 बटे हमारा क्या है यहाँ पे अगला फ्रैक्शन 25। तो 25 8 200 इसमें चल जाएगा, बचेगा 20 और फिर से इसमें 25 8 200 चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से मिलेगा लगभग हमें 8.8। लास्ट जो फ्रैक्शन है दोस्तों हमारी क्या है, वो 11/13 थी। इसको मैंने 110/13 लिखा है। तो इसमें चलेगा आपका 13 8 104, बचेगा 6 दोस्तों, 13 चौका 52। तो यहाँ से दोस्तों हमें इनकी ये वैल्यू मिल जाती है लगभग। इनसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी भिन्न से हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिली है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो यहाँ 220/25 यानी कि 22/25 से हमें कितना मिला है, 8.8। तो ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी वैल्यू दे रही है दोस्तों। इसके बाद जो इससे छोटी भिन्न होगी, कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 8.5। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी भिन्न होती है। अगर बात करें तीसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है दोस्तों 8.4। तो ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी भिन्न है। और जिसमें सबसे छोटी भिन्न होगी कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 7/9। इससे वैल्यू कितनी मिली है आपको, 7.7। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, 22/25 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन नंबर 20 का आप राइट आंसर दे सकते हो। तो यहाँ से हमें मिला 8.8। तो इसके हिसाब से हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, 22/25। इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए देखने में ऐसा लगेगा कि काफ़ी
कठिन प्रश्न है आपका, हार्ड प्रश्न है, परंतु इतना हार्ड नहीं है जितना आपको दिख रहा है। इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सस्ता होता है और बड़े अच्छा इसका सॉल्यूशन होगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, कंसेप्ट को फॉलो करना है। आप इसका आंसर विदाउट पेन दे सकते हो। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अंडर रूट 121 रूट कितना है दोस्तों 12 32 1 प्लस रूट 123 432 1 प्लस रूट 123 454 321। ये कुछ नंबर है दोस्तों अंडर रूट में, और हमें दोस्तों इनको सोल्व करने के बाद इनकी वैल्यू बतानी है। रूट से बाहर आने के बाद इनकी क्या वैल्यू बनती है। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये 121, ये होता है 11 का स्क्वायर दोस्तों। किसका होता है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से रूट 121 की कितनी मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 121 की जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों हमें, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 11। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है 1 2 3 2 1 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये नंबर एक बार बढ़ते हैं फिर वापस नीचे उतरते हैं इस तरह से। ठीक है, एक तरह से आपका एक ग्राफ इस तरह चढ़ता है और फिर नीचे उतरता है। तो 1 से चलते हैं, 1 से 2 3 गए, फिर 3 से वापस फिर 1 पर आ गए, 1 2 3 3 2 1। तो अगर आपको इस तरह के नंबर मिले दोस्तों तो ये किसके स्क्वायर बनते हैं, 1 1 डिजिट वाले ये नंबर्स का स्क्वायर बनते हैं दोस्तों। जैसे हमारा 121 1 से 2 तक गए, फिर 2 से 1 तक वापस आ गए, तो ये किसका बनता है, इसमें हमने क्या किया दोस्तों 2 तक गए हैं तो इसमें डबल 1 आएगा। हम जहाँ तक जाएंगे दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा उतने ही हमारे यहाँ पे 1 हो जाएंगे हमारे स्क्वायर रूट में। तो देखो इसको 1 से मैं कहाँ तक जाता हूँ मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो 1 2 3, 3 से फिर 2 1 वापस आ जाते हैं। तो जो हमारा बीच का सबसे बड़ा नंबर होता है दोस्तों हमारे स्क्वायर रूट में उतने ही 1 आ जाएंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 1 2 3 2 1, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 111। ठीक इसी तरह से आप बाकी को लिख सकते हो। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, रूट 1 2 3 4 3 2 1। तो यहाँ जो हमारा मैक्सिमम नंबर है दोस्तों सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो 4 है दोस्तों। तो इसमें कितनी बार 1 आ जाएंगे, 4 बार। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा 1 1 1 1। और ठीक इसी तरह से आप इसका बना सकते हो दोस्तों। इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा आपका क्या है, कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों क्या है, हम 5 तक गए, फिर 5 से वापस 1 तक गए। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो कितना बनेगा, 5 बार 1 लिखा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 11,111। यहाँ से वैल्यू क्या मिली 1,111, यहाँ से वैल्यू क्या मिली 11, और यहाँ से वैल्यू मिली कितनी दोस्तों 111। अब हमें इनको सबको प्लस करके बताना है दोस्तों। तो इनको जब प्लस करेंगे आप दोस्तों तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं आपको सीक्वेंस में। तो इनको देखते लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, सीधा देख के लिखिए आप। यहाँ से वैल्यू मिलेगी कितनी 11, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों 111, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी दोस्तों 1,111, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी 11,111। बस आपको इनको जोड़ना है। अब आपको जोड़ने में भी आपको दोस्तों मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लगभग हमारा आंसर है वो क्या बनने वाला है 11,000 ये हो गया, और 1,111 ये हो गया दोस्तों, और 111 ये 11 ये। तो लगभग हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 12,000 से कुछ ज़्यादा होगा। तो जो ऑप्शन हमारा 12,000 से कुछ ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो जब मैंने जोड़ूंगा दोस्तों तो 1 1 1 1 4 बार 1 जुड़ेगा दोस्तों, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 4। तो वैसे तो ये भी हमारा 12,300 कुछ आ रहा है दोस्तों, और ये भी कितना है 12,300 कुछ। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है अपना इकाई का अंक दोस्तों, तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा 4 आएगा, जो 12,000 के साथ हमारा कुछ बनेगा। यहाँ ये वैल्यू बहुत बड़ी है दोस्तों, 1,23,000 है, ये 1,23,000 है, तो ये वैल्यू तो हमारी नहीं हो सकती। यहाँ पे आंसर ये नहीं लेना आपको, हमारा जो आंसर होगा वो 12,000 से कुछ ज़्यादा होगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको इस तरह का सीक्वेंस दिखे दोस्तों नंबर्स का स्क्वायर रूट में, तो आपको उनकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी होती है। अगर आपका 1 to 1 लिखा है दोस्तों तो आप इसको लिखेंगे 11, 1 2 3 2 1 लिखा है तो क्या लिखोगे 111,
1 2 3 4 3 2 1 लिखा है तो 1111, और 1 2 3 4 5 4 3 2 1 लिखा है तो 11111। ये इनके बनते हैं स्क्वायर रूट, और इनकी वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, तो 12344। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, एग्जाम में आपको दोस्तों यही अप्रोच लगानी होती है, तभी आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन लग सकता है। अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन में दिया है 3900 को L के J के बीच में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो आपको बताना है इसमें K को कितनी राशि प्राप्त होगी, K का हिस्सा क्या होगा, इस 3900 रुपये की राशि में से K के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, हमें ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें जो इनका बंटवारे का रेशो दिया है दोस्तों, पहले उसको सही सेट करना है, उसका सही रेशो बनाना है। यहाँ पे जो रेशो दिया है फ्रैक्शन में दिया है, और हमें फ्रैक्शन में रेशो से हटाकर उसको क्या बनाना होता है, सिंपल रेशो बनाना होता है। तो पहले हम इसको सिंपल रेशो बनाएंगे। किस तरह बनाना है, आपकी जो अपॉन में जो संख्या दी गई दोस्तों फ्रैक्शन में, जो यहाँ पे हर के रूप में संख्या आपकी 2 3 4, आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेके इनको यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि हमें रेशो में बटे में संख्या नहीं रखनी, हमें इनका सिंपल रेशो बनाना है। तो L K और क्या है दोस्तों J, इन तीनों में हमें 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 में इस राशि का बंटवारा करना है। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 4 का जो एलसीएम बनेगा वो 12 बनेगा। तो इन्हें 12 से गुना लगा दीजिए आप सब में, तो आपको इनकी एक्चुअल रेशो में वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। 12 से इसमें गुना लगा दी मैंने। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 चिक 12, तो यहाँ से इसका रेशो बनेगा 6, 3 चौक 12, यहाँ से बनेगा 4 और 4 तिया 12। तो ये आ गया इनके हिस्सों का रेशो। ठीक है दोस्तों, 6 4 3। अब जो राशि दी गई है उस राशि को हमें इस रेशो में बांटना है। ये जो रेशो दिया है 6 4 3, इस रेशो पे हमें इस राशि को डिवाइड करना है। राशि कितनी है दोस्तों, 3900। और ये टोटल पैसा है दोस्तों आपका 3900, ये किस में जाएगा, ये टोटल पैसा इन तीनों में जाएगा। तो इसका इन तीनों का जो पैसा बनेगा दोस्तों किसके बराबर बनेगा, 3900 के बराबर। तो इनका योगफल देख लेते हैं कितना बनता है, 6 4 10 3 13। तो 13 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 13 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3900 के बराबर। हमें बताना है यहाँ पर K की वैल्यू, K का मान कितना है रेशो में 4। तो 4 का हिस्सा में बताना दोस्तों कि 4 अनुपात की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3900। तो हमें बतानी है K की वैल्यू, K की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 कन 13 और 13 तिया 39। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300। अब हमें यहाँ पे देखना है K की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसका आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 हमारा 300 के बराबर है तो 4 हमारा किसके बराबर होगा, ये अब कोई भी बता सकता है। तो 1200 के बराबर हो जाएगा। तो 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो K के हिस्से में 3900 रुपये में से कितने आएंगे, 1200 रुपये K के हिस्से में आने वाले हैं इस अनुपात में बंटवारा करने के बाद। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन का आपको इस तरह लगाना होता है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, 1480 के 16% के 19% का मान आपसे पूछा है। तो आपको बताना है ये जो मान होगा दोस्तों, ये 4 ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों सॉल्यूशन करने के बाद, इसकी जो वैल्यू होगी वो किस वैल्यू के बराबर होगी, ऑप्शन ए के बराबर, ऑप्शन बी के बराबर, ऑप्शन सी के, या फिर ऑप्शन डी के। तो क्या करना है दोस्तों, एक तरीका तो है दोस्तों, इसको सोल्व करके देख लेंगे आप, और दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रोच लगा के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आप इसको विदाउट पेन भी बता सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना है। इसमें आपको थोड़ी क्या करना है दोस्तों, अपनी ट्रिक का यूज़ करना है, माइंड की जो ट्रिक है आपकी उसका यूज़ करना है। तो क्या करना है, 1480 का 16% का 19% दिया गया है। तो देखिए,
जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है। यहाँ दिया है 1480 का 16% का 19%। दोस्तों जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इन चारों में से किसी एक की वैल्यू के बराबर होगी। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जो भी इन सब का प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी इनकी वैल्यू बनेगी, ठीक है, उतनी ही वैल्यू चार ऑप्शन में से किसी एक की बनेगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नंबर को मैच कर लेते, थोड़ा सा इनकी मैचिंग कर लेते, किस ऑप्शन से हमारा मैच करता है। तो चलिए 1480 तो सब में जा रहा है, 1480 सब में आए, हमारे क्वेश्चन में 1480 है और ऑप्शन में भी क्या है दोस्तों, सभी में 1480 का दिया है। ठीक है, बस हमें परसेंटेज में फोकस करना है, सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा देख के इसको समझ के, ठीक है दोस्तों, माइंड का यूज़ करना है, थोड़ा सा आपको मेंटल मैथ का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमारे यहाँ पे 16% दिया है, यहाँ 19% दिया है। तो हम देखते हैं हमारे परसेंटेज से कोई लिंक बनता है कि नहीं बनता, बाकी इन परसेंटेज से। तो देखो दोस्तों 16 का आधा कितना होता है, 8%। ठीक है दोस्तों, 16 का आधा कितना होता है, 8%। तो 1480 का 8% हम कर सकते हैं। ठीक है, 19 का डबल कर दीजिए दोस्तों, 19 का डबल कितना होता है, तो 19 का डबल हो जाता है 38। तो 19 का 38% आपको कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 16 का आधा कर दिया गया है 8%, 19 का डबल कर दिया गया है 38%। ठीक है, एक संख्या को आधी कर दिया, दूसरी को डबल। तो गुना पे हमारा प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों, अगर एक को आधा कर दिया जाए दूसरे को दुगना तो हमारे गुणनफल पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लगा है आपका इस क्वेश्चन में। 1480 हमारा कॉमन है दोस्तों, बस परसेंटेज का डिफरेंस है, एक में परसेंटेज को आधा किया है, दूसरी को डबल कर दिया। तो 1480 का 8%, 1480 का 8% दोस्तों, ठीक है, का कितना हो जाएगा, यहाँ पे का लिख दीजिए आप, का। तो 1480 का 8% का 38% हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, देखते ही डाटा को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, बस यहीं पे हमारी कमी हो जाती है। इसलिए हम समय से सभी क्वेश्चन को नहीं लगा पाते और कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं एग्जाम में छूट जाते हैं। तो आपको ये देखना है पहले आपका डाटा किस प्रकार का दिया गया है, आपको उसको सोल्व करने की आवश्यकता है भी या नहीं भी। ठीक है, सॉल्यूशन तो बाद की बात है दोस्तों, क्या पता जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, इसमें आपके ऑप्शन कुछ इस तरह सेट किए गए हैं कि आप इसका आंसर ऑप्शन से ही दे जाओगे। ठीक है, और कुछ ही सेकंडों में। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 1480 का 8% का 38%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 4 फ्रैक्शन यहाँ पे दी गई है। इन फ्रैक्शंस का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। और फ्रैक्शन का एलसीएम मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन भी करते हैं आज। यहाँ दिया है 1/6, 5/27, 4/15, 8/3, हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो फ्रैक्शन का जब आपको एलसीएम निकालना पड़े दोस्तों, तो करना क्या होता है, इसमें जो आपका अंश होता है इनका आपको निकालना होता है एलसीएम, और जो हर होता है उनका निकालना होता है एचसीएफ। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं, 1/6, 5/27, 4/15 और 8/3। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ऊपर वाले नंबर का, ये आप जो ऊपर वाले नंबर देख रहे हो ये वाले, इनका हमें निकालना है, इन नंबर्स का हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम दोस्तों। ठीक है, और नीचे वाले जो नंबर है इन नंबर्स का हमें निकालना है, ये जो नीचे नंबर है आपके ये वाले, ये वाले नंबर, इनका निकालना है हमें क्या, एचसीएफ। तो यहाँ से इनका एचसीएफ बनाना है, और जो भी हमारा एलसीएम अपॉन एचसीएफ बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा इन फ्रैक्शंस का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा क्या दोस्तों, इनका एलसीएम। तो देखिए कैसे करना है, बड़ी आसानी से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं हम। 1, 5, 4 और 8 दोस्तों। ठीक है, इनका एलसीएम कितना बनेगा, अगर बात करो दोस्तों 8 और 5 की, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 40। तो
तो जो नंबर दोस्तों 8 से कटेगा वो 4 से भी कट जाएगा। तो 8, 4, 5 का एलसीएम कितना बनेगा 40। तो यहाँ से इनका जो आंसर आ जाएगा ऊपर एलसीएम आ जाएगा 40। और नीचे जो नंबर दिए गए दोस्तों 3, 15, 27 और 6, यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है सबसे 3 है। तो 3 से बड़ा हमारा एचसीएफ इसका नहीं हो सकता। जो सबसे छोटा नंबर है वो कितना है 3 है। तो 3, 15, 27 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, वही होगा जो 3 को काटेगा। ठीक है दोस्तों, 3 किससे कटता है 3 से कटता है, 15 किससे कटता है 3 से कट जाता है, 27 किससे कटता है ये भी 3 से कट जाएगा, 6 किससे कटेगा ये भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना बनेगा इनका 3। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा दोस्तों 40/3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इन फ्रैक्शंस का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा 40/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40/3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका आज का वो देखिए। प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधी प्रश्न है दोस्तों। ये आपके रीजनिंग का और मैथ्स का दोनों का एक कॉमन टॉपिक होता है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है और नहीं भी आता। तो हम ये मान के चलते हैं अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना छूटे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है आयु संबंधी, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो विनोद की वर्तमान आयु आपसे पूछी है। विनोद की वर्तमान आयु इसमें क्या होगी ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है आयु वाले क्वेश्चन का। बात यह है दोस्तों कि दो व्यक्ति मान लेते ए और बी, दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है दोस्तों, मैं अंतर की बात कर रहा हूं पहले, अंतर की, ठीक है। किन्हीं दो व्यक्तियों का जो अंतर होता है दोस्तों आयु का, वो हमेशा उनके जन्म से लेकर उनके मरण तक समान बना रहता है। चाहे भूतकाल की बात करें, कुछ साल बाद की बात करें, कुछ साल पहले की बात करें या प्रेजेंट की बात करें। अगर दो व्यक्तियों की आयु का अंतर आपका मान लेते हैं 2 वर्ष है दोस्तों, कितना है 2 वर्ष, एक व्यक्ति दूसरे से 2 वर्ष छोटा है तो वो जीवन से मृत्यु तक हमेशा 2 वर्ष ही छोटा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। योगफल बदलता रहता है लेकिन आयु का जो अंतर रहेगा वो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जो बच्चे इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, थोड़ा आप समझ जाओगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों दो व्यक्ति हैं ए और बी, इसमें एक की उम्र है 10 साल और दूसरे की उम्र है दोस्तों 15 साल। ठीक है, अब आप इसमें देख के बता सकते हो दोस्तों ये पहला व्यक्ति यानी ए बी से कितना छोटा है, 5 साल छोटा है, यही कह सकते हो। बी ए से कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। तो इन दोनों की आयु का जो अंतर हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, वो हो गया 5 वर्ष। इनका डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया 5 ईयर। अब बात करते हैं दोस्तों इनका योगफल कितना है। तो आज इनका योगफल कितना है, तो इनका योगफल बनेगा 25 ईयर। इनकी आयु का योगफल कितना है, तो 25 साल। 5 साल बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो 5 साल बाद दोस्तों 5 इसकी बढ़ जाएगी, 5 इसकी बढ़ जाएगी, 5 साल बाद ये 15 का हो जाएगा। अगर आज ये 10 साल का है तो 5 साल बाद 5 इसका प्लस हो जाएगा और 5 इसमें प्लस हो जाएगा दोस्तों, 5 इसकी बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का। ठीक है, तो देखिए अब इनकी आयु का अंतर कितना है, अब भी इनकी आयु का अंतर कितना है, 5 साल ही है। 5 ये बढ़ा और 5 ये बढ़ गया, जितना ही बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। तो देखिए 15 और 20 में कितना अंतर है दोस्तों, अब भी यहाँ पे 5 साल का ही अंतर है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, चाहे भूतकाल की बात करें या फिर वर्तमान की बात करें दोस्तों या फिर भविष्य की बात करें। अगर आज अंतर 5 साल का है तो आने वाले टाइम में भी अंतर 5 साल का ही रहेगा, पिछले टाइम में भी अंतर क्या होगा दोस्तों, 5 साल का ही होगा। चलिए अब योगफल की बात करते हैं दोस्तों, योगफल बदल जाएगा। 15 और 20 कितने हो गए, अगर मैं इनको आज जोड़ के देखूं तो ये कितने बनेंगे दोस्तों, ये बनेंगे 35। तो दो व्यक्तियों की आयु का जो योगफल है दोस्तों समय के अनुसार बदलता रहता है।
परंतु उनका अंतर हमेशा फिक्स रहता है। तो मैं आपको यही बताने वाला था। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब इसका आंसर आप इजीली दे पाओगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 8 वर्ष दिया है। विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। तो यहां लिख लेते हैं विनीत, और ये हो गया दोस्तों विनोद। क्वेश्चन में दिया है विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है दोस्तों। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 4 वर्ष पहले विनीत और विनोद की आयु का अनुपात क्या था? 1:2। ये कब की बात है? 4 साल पहले की, 4 years ago। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, यही अंतर वाला कंसेप्ट फॉलो कर लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं विनीत की आयु 1 साल है दोस्तों, और विनोद की कितनी है रेशो में? 2 साल। तो इनकी आयु का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है? 1 वर्ष। क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया दोस्तों? 8 वर्ष का। तो 1 वर्ष हमारा किसके बराबर होगा? 8 वर्ष के बराबर दोस्तों। रेशो में 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों? 8 साल के बराबर है, 8 साल के बराबर। ठीक है दोस्तों, और ये रेशो कब का है दोस्तों? 4 साल पहले का। तो यहाँ से जो एज निकलेगी वो उसी टाइम की निकलेगी दोस्तों जिस टाइम का ये रेशो दिया है। ये रेशो है 4 साल पहले का, तो यहाँ से जो हमारी एज बनेगी इन दोनों की वो बनेगी 4 साल पहले की। ठीक है दोस्तों, यदि हमें इनकी 4 साल पहले की एज पता चल जाए तो हम इनकी आज की भी बता सकते हैं, वर्तमान एज भी बता सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 मैंने किसको माना है? विनीत को। तो विनीत की एज कितनी आ जाएगी? विनीत हो जाएगा 8 साल का, यानी विनीत की एज कितनी है परसेंट? 4 साल पहले। 4 साल पहले विनीत की एज कितनी थी? 8 साल। और विनोद की एज कितनी होगी दोस्तों? तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 8 साल के बराबर है, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ये हो जाएगा आपका 16 साल की। 8 दूनी 16 साल। तो यहाँ से जो विनोद की एज आगे निकल के दोस्तों 4 साल पहले की एज होगी 16 साल। ये 4 साल पहले 16 साल का था। हमसे पूछा है विनोद की वर्तमान आयु क्या होगी। तो विनोद की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 4 प्लस कर देंगे। अगर ये 4 साल पहले 16 साल का था तो आज ये कितने हो जाएगा दोस्तों? 4 प्लस करने के बाद इसकी वर्तमान एज क्या बनेगी? आज ये हो जाएगा +4 करके 20 साल का। तो विनोद की जो वर्तमान एज होगी कितनी होगी दोस्तों? वो हो जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको इस तरह लगाने होते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी था, बस आपको इसको करने का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है इसमें, बस आपको चीज़ों को समझना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम से पहले सभी तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं भाई। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बच्चों का चहेता चैप्टर है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। तो देखिए, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। अगर ये दोनों मिलकर 20 दिन में कर देते हैं दोस्तों तो अच्छी बात है। चलते हैं आगे। यदि उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया तो कार्य का कितना भाग करने बिना या किए बिना रह जाएगा? यानी कि काम का जो शेष भाग है वो हमें इसमें बताना है। कितना भाग अभी पूरा किया जाना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आसान है, तो क्वेश्चन को देखिए किस तरह लगाना है, बस ये देखना है जल्दी से। यहाँ पे दिया है ए और बी। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा काम 20 दिन में कर लेते हैं ए और बी मिलकर। ठीक है दोस्तों, अगर ये 20 दिन में हमारा पूरा काम कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें इनसे कितने दिन काम कराना है? मात्र 8 दिन काम कराना है। ये 20 दिन में दोस्तों कितना काम करते हैं? ये 20 दिन में कर लेते हैं दोस्तों पूरा एक काम। कितना काम करते हैं? पूरा एक काम। तो हमें ये बताना है दोस्तों 8 दिन में कितना काम करेंगे। अगर ये 20 दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों? पहले एक दिन का निकाल लेते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/20। ये हो जाएगा इनका 1/20 काम, एक दिन में 1/20 काम।
तो हमें काम कितना कराना है 8 दिन में, तो 8 दिन में कितना करेंगे आप इसमें 8 दिन का बना सकते हो आसानी से। तो 8 दिन में कितना करेंगे आप इसको लिख सकते हो 1/20 गुना में 8, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो हम कह सकते हैं ये 2/5 भाग काम कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इतना काम ये कर लेंगे 8 दिनों में। तो कितना रह जाएगा हमारा, हम ये मान सकते हैं दोस्तों टोटल काम 5 है, 5 में से 2 काम इन्होंने 8 दिन में कर लिया। टोटल काम कितना होता है 5 यहाँ पे, और 5 का 2 भाग इन्होंने कर लिया कितने दिन में 8 दिन में। तो शेष भाग कितना बचेगा, 5 में से 2 हो चुका है, तो शेष भाग कितना बचेगा 3 भाग बचेगा। तो यहाँ पे आपको यही बताना है दोस्तों, तो शेष भाग जो किए बिना है, तो शेष भाग कितना रह जाएगा काम का जो अभी पूरा करना है इनको। तो 5 में 2 घटाएंगे आप, कितना आ जाएगा 3/5। तो 3/5 भाग अभी बाकी है, हमें ये इसका आंसर बताना था। तो 3/5 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 3/5 भाग अभी बाकी है, 2/5 भाग हो चुका है 8 दिन में। तो चलिए कार्य समय का क्वेश्चन था, इस तरह आपको इसको लगाना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेलगाड़ी फिर से आगे दोस्तों। 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 438 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बताना है, समय क्या होगा, हमें इसमें समय बताना है, समय क्या होगा। तो आप जानते हो दोस्तों, समय बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तय करने वाले की चाल और तय करने वाले की दूरी। कितनी दूरी को किस चाल से तय करना है, उसमें कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ पे डिस्टेंस बनानी पहले दोस्तों। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी लंबी चीज़ को पार करती है दोस्तों, तो अपनी लंबाई सबसे पहले तय करती है, उसके बाद उस पुल को तय करती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसने अपनी लंबाई 342 मीटर तथा इस पुल की लंबाई कितनी 438 मीटर, इन दोनों को कंबाइंड रूप से एक साथ तय किया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी, ट्रेन की लंबाई 342 और पुल की लंबाई कितनी है दोस्तों 438। तो ये हो जाएगा 342 और प्लस 438, ये रेल द्वारा तय की गई टोटल दूरी है, ठीक है दोस्तों। किस चाल से तय करनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको तय करना है। ये दूरी मीटर में है दोस्तों, और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पुल को पार करे, आपको चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही लेनी है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, 5/18 से गुना कर दिया। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से गुना कर देते हैं। तो चलिए वही मैंने यहाँ पे कर दिया। जब आप इनको जोड़ोगे दोस्तों, ये चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में आ गई अब, ठीक है दोस्तों। तो मीटर से मीटर कट जाएगा आपका, और ये सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, तो समय निकल जाएगा। 342 और 438 ये कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 780। तो 780 मीटर की दूरी आपको तय करनी है किस चाल से, 18 × 3 = 54 और 5 × 3 = 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आपको ये क्या करना है दोस्तों, ये 700 मीटर की दूरी तय कर दी। तो आपको समय कितना आ जाएगा, अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं। 15 × 5 = 75, बचेगा 3, और 15 दूनी 30, तो आपको लगेंगे कितने सेकंड दोस्तों, 52 सेकंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो हो जाएगा 52 सेकंड। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो ये था आपका रेल का क्वेश्चन। जब भी कोई पुल को पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई को जोड़ के तय करती है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। एक और क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ का। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एक छोटा चैप्टर है मगर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है टीसीएस का जिसमें टीसीएस आपसे एलसीएम एचसीएफ के बारे में ना पूछे। चैप्टर बड़ा आसान है,
छोटा चैप्टर दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। इसलिए मैंने यहाँ पे आज इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक हम पहले कर चुके हैं, एक ये है हमारा। दिया है 2 संख्याओं के HCF और LCM का अनुपात 1:3 है। तो यहाँ पे HCF दिया है दोस्तों, HCF कितना है, और LCM दिया है वो कितना है, 1:30 में दिया है दोस्तों। ठीक है, 1:30 है। HCF और LCM के बीच का अंतर कितना है, 493। तो यहाँ से आप इसका HCF 1 मान सकते हो रेशो में। LCM कितना दे रखा है, 30, तो 30 को 30 ही मान लीजिए आप दोस्तों। हम भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना डिफरेंस कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस दिया है 493, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, हम भी एक बार देख लेते हैं LCM HCF का डिफरेंस करके। तो कितना डिफरेंस आता है हमारा यहाँ पे, हमारा डिफरेंस आएगा 29 का दोस्तों। और हमारा डिफरेंस और क्वेश्चन का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, बराबर रहेगा। तो ये हमारा 493 के बराबर है। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 29 का 29 दोस्तों, एक बार गया, बचेगा कितना दोस्तों, 20। और 20 के आगे जब 3 लगाएंगे 203 हो जाएगा। 29 सत्ते 203, 29 सत्ते 203। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, 17। और ये 1 क्या है दोस्तों, ये हमारा किसके बराबर होगा, HCF के बराबर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमने इसका HCF निकाल लिया 17। तो LCM कितना होगा, इस 17 का 30 गुना, तो 30 गुना 17 इसका LCM हो जाएगा। अब हमसे उसने पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा है उसने LCM और HCF का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों, HCF हमारा कितना है, 17 है, और LCM कितना हो जाएगा, 17 गुना 30। तो आप यहाँ से इसका गुणनफल आसानी से बता सकते हो। तो ये रहा आपका LCM 17 गुना 30, ये हो गया LCM दोस्तों, और 17 हो गया आपका HCF। तो जब आप इनकी गुना करोगे दोस्तों, तो गुना करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, 17 और 17 289 होते हैं दोस्तों। 289 में आप किससे गुना करोगे, 30 से गुना करोगे। जब आप 289 में 30 से गुना करोगे तो आप कितना बनेगा, तो 289 में आप किससे गुना करोगे, 30 से गुना करोगे, तो आपका जो लास्ट में आएगा 0 आएगा दोस्तों। 3 9 27, 3 8 24, और 2 26 दोस्तों, 3 2 6 2 8। तो 8670 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो LCM HCF का गुणनफल क्या होगा, ए ऑप्शन 8670 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन का एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों। आपके एग्जाम में इलेक्शन का क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो MTS हो, SSC CHSL हो या फिर CGL हो, चुनाव का क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। और SSC GD में भी चुनाव का क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को लगा के जाइए, किस तरह आपके क्वेश्चन लगाने होते हैं, बस आपको वो सीखना है। चुनाव का क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें केवल 2 उम्मीदवार थे दोस्तों इसमें, और एक उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मतलब दोस्तों 100% मत होते हैं कुल मत आपके, तो कुल मतों का 48% मिला एक को, और उसको अपने कंपटीटर से दोस्तों 6000 मत अधिक मिले हैं। इसने बोला है उसके प्रतिद्वंदी को दोस्तों, इसका जो कंपटीटर है दोस्तों, इसका जो प्रतिद्वंदी है दोस्तों, इसके सामने जो खड़ा है इलेक्शन में, इसका जो प्रतिद्वंदी दोस्तों, उसको इससे 6000 मत अधिक मिले हैं, और उसने 3% से ये मत क्या कर लिए दोस्तों, ये चुनाव जीत लिया है। अमान्य मतों की संख्या में यहाँ बतानी है, इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, अगर एक उम्मीदवार को टोटल का 48% मिला, कितना मिला दोस्तों, 48%, और विजेता उम्मीदवार दोस्तों कितने परसेंट से जीता, केवल 3% से जीता। तो देखते हैं हमारा टोटल कितना बनता है, 100% कहाँ बनेगा जाकर, इसमें कितने परसेंट वोट आपके इनवैलिड निकलते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल हमारा रहेगा 100%। ये टोटल मतदान होता है 100% दोस्तों। इसमें 2 उम्मीदवार होते हैं, एक तो होता है लूज़र दोस्तों, एक तो होता है लूज़र और दूसरा होता है विनर। एक होता है हारने वाला और दूसरा होता है जीतने वाला। तो यहाँ पे एक उम्मीदवार को मिले हैं 48, तो ये तो हारने वाला होगा दोस्तों, इसको केवल 48% मिले हैं।
तो दूसरे उम्मीदवार को 100 में से कितने मिलने चाहिए, मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, तो 52% मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों, 52। अब बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों, अगर 100 में से एक को 48 मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 52%। इनका कॉम्बिनेशन आपका 100% बनता है, ये हमारा 100% होना चाहिए। परंतु बोला क्या गया है दोस्तों, अगर इसमें मैं देखूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इनकी जो डिफरेंस दोस्तों, इनका डिफरेंस है कितने परसेंट का है, 4% का। अगर इस बात को देखा जाए दोस्तों, जीतने वाला यानी विनर लूजर से 4% ज़्यादा वोट से जीतेगा, परंतु बोला गया है कितना दोस्तों, 3% से जीता। इसका मतलब 1% वोट आपके कहीं खो गए हैं। इसने बोला है 3% से जीता, तो इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे आपका ये 52% नहीं है दोस्तों, इसको कितने वोट मिले होंगे, इसको मिले होंगे 51%। ठीक है दोस्तों, तो 1% वोट कहाँ चले गए दोस्तों, इसको मिले होंगे 51%, तो ये कितने परसेंट से जीतेगा, 3% से, तभी ये 3% से जीत सकता है। इसको 48 मिले तो इसको मिलेंगे 51%, तभी इनका गैप कितना बनेगा, 3% का। और 3% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर 6000। यहाँ पे 3% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6000। ये 3% से जीता और मतों में कितने जीता दोस्तों, 6000 मतों से जीता। इसको 6000 मत अधिक मिले हैं, तो यदि ये टोटल 52% प्राप्त करता तो ये जीत जाता 4% से, मगर ये जीत रहा है 3% से। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1% वोट, 1% वोट क्या है दोस्तों, इनवैलिड है। क्या है, 1% वोट क्या है, इनवैलिड। तो हमारा जो मतदान हो रहा है किस पर हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है आपका 99% पे। 48 प्लस 51 99% पे। 3% का डिफरेंस है जो 6000 मतों के बराबर है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे इनवैलिड वोटों का परसेंटेज कितना, 1। तो 1% की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। 3 से काटे हमें, 3 दूनी 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। तो 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमान्य मतों की संख्या कितनी है, 2000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फेल पास, परसेंटेज का क्वेश्चन है, फेल पास विद्यार्थी वाला। इसमें क्या होता है, इसमें 2 विद्यार्थी होते हैं और 2 में से एक सामान्यतः पास होता है दोस्तों, दूसरा फेल होता है। और यहाँ पे इनके नंबर्स का डिफरेंस दिया जाता है, परसेंटेज का डिफरेंस भी दिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से, क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में जैक को 45% नंबर मिले दोस्तों और वह 18 नंबर से फेल हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे पास होने से भी कितने ज़्यादा नंबर मिल जाते, 6 नंबर ज़्यादा मिल जाते। ठीक है दोस्तों, जो पास होने के लिए रिक्वायर्ड जो मार्क्स है दोस्तों आपके रिक्वायर, उससे भी इसको 6 नंबर ज़्यादा मिल जाते यदि इसके 65% नंबर आ जाते। फिलहाल इसके 45% नंबर मिले हैं इसको और ये 18 नंबर से फेल हो गया दोस्तों। तो क्या करना है आपको, इसमें यहाँ पे इसके परसेंटेज का डिफरेंस देखना है दोस्तों। इसके फेल का जो परसेंटेज है वो कितना है, यहाँ पे इसके 45% मार्क्स बने हैं और अगर ये 65% मार्क्स लेके आ जाता तो ये पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, 45% आपके यहाँ पे ये पासिंग मार्क्स से कितने कम है दोस्तों, तो ये हमारे 18 कम है। यहाँ पे इसको 18 नंबर की आवश्यकता है पास होने के लिए। 45% दोस्तों हमारे पासिंग मार्क्स से कितने कम है, 18 मार्क्स कम है। और यदि 65% प्राप्त कर लेता तो इसके कितने मार्क्स ज़्यादा हो जाते, मिनिमम मार्क्स से कितने, 6 नंबर ज़्यादा हो जाते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके पास कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, 6 मार्क्स ज़्यादा है, जो रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है दोस्तों। इसको 6 नंबर ज़्यादा मिल गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनके नंबर्स का डिफरेंस लेना है दोस्तों और इनके परसेंटेज का डिफरेंस लेना है। तो 45 में 65 में कितना डिफरेंस आ गया दोस्तों, यहाँ पे इसके परसेंटेज कितना बढ़ गया, तो 45 से 65 में 20% इसका परसेंटेज बढ़ गया। और नंबर में कितना डिफरेंस आ गया दोस्तों, या तो यहाँ पे इसके 18 नंबर कम थे दोस्तों
और 65% होने पर क्या हो गया दोस्तों, इसके 6 प्लस में हो गए दोस्तों, तो 18 6 24। आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसमें फेल और पास वाले मार्क्स को हमेशा जोड़ के लिखना होता है। अगर दोनों तरफ फेल फेल होता है दोस्तों तो घटा के लिखते हैं मार्क्स को। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक बार ये फेल हो रहा है, दूसरी बार ये पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर का डिफरेंस होगा दोस्तों, वो नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका योगफल -18 और +6 दोस्तों। तो आपको इनको फेल वाले मार्क्स को और पास वाले मार्क्स को आपको हमेशा जोड़ के लिखना है। परसेंटेज को हमेशा डिफरेंस लेके लिखना है, इनका डिफरेंस कितना है 20%। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 18 6 कितना हो गया 24, तो 24 के बराबर हो जाएगी। हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अधिकतम अंक कितने होंगे, कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों अधिकतम अंक कितने होते हैं आपके, वो पूर्णांक होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता दोस्तों। मान लिया अगर आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है दोस्तों, 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का है, तो आप मैक्सिमम कितने नंबर ला सकते हो, 100 ही ला सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम ये आपका 100 का है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 20 की वैल्यू आपके किसके बराबर है, 24 के बराबर। बस आपको 5 से गुना इधर लगा दीजिए दोस्तों, 5 से इधर, तो आपको मिल जाएगी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाता है आपका 120। तो 120 मार्क्स आपके मैक्सिमम मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना था, फेल पास वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, और हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आपके इस तरह क्वेश्चन बन जाए। तो ध्यान से देखिए, करना क्या आपको, इसमें पहले लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसे समझेंगे दोस्तों, और उसके बाद आपको देखना है इसको किस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन देना है। दिया है 7500 रुपये की धनराशि एक निश्चित ब्याज पर, एक ब्याज दर पर 5 सही 1/3 वर्षों में, ठीक है दोस्तों, इसी राशि में 11,000 रुपये हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज दर पर 2 सही 2/3 वर्ष में x रुपये होगी, तो x का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। सीधी सी बात ये है दोस्तों, 5 सही 1/3 वर्ष में 7500 रुपये कितने हो जाते हैं, 11,000 रुपये हो जाते हैं ब्याज लगने के बाद। ये आपका अमाउंट है, यही प्रिंसिपल। और यही धनराशि दोस्तों अगर 2 सही 2/3 वर्ष के लिए दी जाए ब्याज पर, तो वो कितनी हो जाती है, x रुपये हो जाती है। तो बस हमें ये बताएं दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी। सीधी सी बात ये दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2 सही 2/3 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी। तो हमें इसमें ये बताना है 2 सही 2/3 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, अमाउंट बताना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रहेगा दोनों के लिए दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 7500, मतलब 7500। जब दोस्तों इसको दिया जाता है कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए दोस्तों, 5 सही 1/3, 3 पंजे 15 1 16, 16/3 वर्ष के लिए दोस्तों। तो ये पैसा कितना हो जाता है 11,000, ठीक है। और जब इसी पैसे को दोस्तों हम कितने टाइम के लिए देंगे, 2 सही 2/3 वर्ष। इसको लिखा जा सकता है 3 दूनी 6 2 8, 8/3 ईयर, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है 3 पंजे 15 1 16, 16/3 साल। और 3 साल में दोस्तों कितना हो जाता है 11,000 हो जाता है अमाउंट हमारा। 7500 से कितना हो जाता है 11,000। तो बस हमें इसमें ये बताना है 8/3 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है दोस्तों, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अब उस पर ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें आपको दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। दर कब निकाली जाती दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे टाइम का कोई लिंक ना बनता। ये दोनों टाइम एक दूसरे से क्या है दोस्तों, रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पे दर निकालने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ये देखना है क्या इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की आवश्यकता है भी या नहीं भी। अगर सोल्व करने की आवश्यकता होती है तभी हम इसको सोल्व करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना हम इसको छोटा कर सकते हैं उतना इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम बने। तो देखिए क्या करना है,
आपको यहाँ पे समय दिखाई दे रहा है 16/3 साल में कितना हो रहा है दोस्तों 11,000। तो ब्याज कितना मिला आपको यहाँ से आपको ब्याज कितना मिला दोस्तों 7500 से कोई राशि 11,000 हो जाती है तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा आपको, इनका डिफरेंस कितना होता है 3500 रुपया। तो आपको हो गया यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा आपको 16/3 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा आपको 3500 रुपये ब्याज मिलेगा। अब ये जो समय है दोस्तों इसको आपको देखो ध्यान से देखिए आप, ये समय जो है आपका और ये समय, इन दोनों में कोई समानता है क्या दोस्तों, बिल्कुल समानता है। 16/3 का ठीक आधा है ये 16/3 साल है। थोड़ी देर के लिए 3 को भूल जाइए, 16 साल मान लीजिए, 16 साल में 11,000 दोस्तों, तो 8 साल में कितना आपको पता है। अगर समय आधा होता है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। यहाँ आपको 16/3 साल में कितना ब्याज मिलता है 3500 रुपया। तो आपको क्या बताना है 8/3 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको, इसका आधा मिलेगा। तो इसका आधा कितना होता है 1750। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पे इस 7500 में क्या जोड़ना है, इस 7500 की राशि में क्या जोड़ना है, इसका आधा यानी कि 1750। इसका हाफ कितना होता है दोस्तों, इसका आधा कर दीजिए आप, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप, कितना हो जाएगा 1750। तो 1750 आपके इसमें ब्याज के रूप में राशि जुड़ जाएगी दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9250। तो इसका आंसर यही बनेगा आपका। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका अमाउंट कितना बनेगा 9250। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9250 हमारा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन करने का ये तरीका था। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें दर निकाल लेंगे, दर निकालोगे आप उसमें थोड़ा समय लगेगा आपको, आंसर तो आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, पर आपको उसमें कैलकुलेट ज़्यादा करना पड़ेगा, जबकि इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। दर कब निकालनी होती दोस्तों, जब इन समय का आपस में कोई लिंक नहीं बनता। ठीक है, अगर यहाँ पे लिंक बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे ताकि हम समय बचा सकें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये था इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, छोटा क्वेश्चन मगर क्या हो गया दोस्तों, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हर बच्चे को एकदम से समझ में नहीं आती, तो इस लैंग्वेज को अच्छे समझिए। कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है, परंतु ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चंद्रशेखर ने 12 एक जैसी समान वस्तुओं को, 12 समान वस्तुओं को कह सकते हैं आप, 12 वस्तुओं को, एक जैसी वस्तुएं सब को कुल 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। दोस्तों क्या हो गई, हानि। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो जब ये लैंग्वेज दोस्तों आ जाती है आपके सामने एग्जाम में, आप कुछ वस्तु को बेचकर और कुछ वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाते हो, तो आपको क्या करना होता है इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है, ये जो हमारे 420 रुपये हैं, ये कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसने यहाँ पे दोस्तों क्या किया है, 12 आइटम को सेल किया है, 12 वस्तुओं को बेचा है। कितने में इसने बेचा है दोस्तों, 420 में, 420 रुपये में इसने 12 वस्तुओं को बेचा है। और बेचकर इसको पता चला दोस्तों कि इसको नुकसान कितना हो गया, 7 वस्तु के खरीदने के बराबर इसको नुकसान हो गया। इसका मतलब ये पैसा कितनी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों इसने 12 आइटम बेच दिए हैं 420 के, जिसमें से 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो गया। तो ये पैसा दोस्तों कितनी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। यदि हानि होती है दोस्तों तो आपको इसको घटा देना होता है दी गई वस्तु में से। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 5 वस्तु के सीपी के बराबर। तो ये जो दोस्तों हमारा 420 रुपये है 12 वस्तु का सेलिंग प्राइस, ये कितनी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों, तो 5 वस्तु के ये सीपी के बराबर है दोस्तों। 5 वस्तु के सीपी का रेट कितना बनेगा, 420। जबकि इसने 420 में दोस्तों 12 आइटम बेच दिए, तो 7 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 का निकाल सकते हो, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा आसानी से बता सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक वस्तु का सीपी बताना है। तो बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 420 बटे 5, 5 8 40, 2 बचेगा 5 चौक 20।
तो 84 रुपये एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, तो ये गोले का क्वेश्चन दोस्तों 3D क्वेश्चन है। परसेंटेज में आयतन में वृद्धि पूछी है और इसने त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर दी? 100% की। 100% का मतलब हो गया दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु में 100% की वृद्धि कर दें, इसका मतलब होता है हमने उसमें क्या कर दिया दोस्तों? उसको 1 से 2 बना दिया दोस्तों। ठीक है, 100% वस्तु अपने आप में पहले से ही होती है। कोई भी वस्तु जब तक उसमें वृद्धि या कमी ना की जाए तो वो अपने आप में 100% होती है। इसने बोला है 100% इसको और बढ़ा दिया दोस्तों, तो वो 100 से कितनी हो जाएगी? 200% हो जाएगी। ठीक है, तो 100% का मतलब होता है अपने आप में दोस्तों 1, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं 1, और ये बोल रहा है दोस्तों 100% वृद्धि करने के बाद में त्रिज्या कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 2। ठीक है, तो नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 2। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर इसकी पुरानी त्रिज्या 1 है तो यहाँ से गोले का आयतन क्या बना होगा पुराना? यहाँ पे गोले का आयतन बनता है आपका 4/3 पाई r क्यूब दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है दोस्तों? परसेंटेज में बताना है, तो हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 या पाई, इसको इग्नोर करना होता है। बस हमें यहाँ पे r की वैल्यू देखनी होती है दोस्तों, और इसको रेशो में ले लीजिए आप। अब यहाँ पे r कितना है दोस्तों? पहले आपका 1, तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही मान लीजिए आप। पहले इसका आयतन कितना था? 1। इसका वॉल्यूम पहले कितना था? 1। और जब इसकी त्रिज्या दोस्तों मैंने 1 से 2 कर दी, 100% बढ़ा दी, तो कितनी हो जाएगी इसकी त्रिज्या? आज 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका ये पाई 4/3 जो पाई r क्यूब है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, ये तो कट ही जाता है आपका। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, हमें लेना है केवल r की वैल्यू। r आज कितना हो गया यहाँ पे? 2, तो 2 का क्यूब कितना बनेगा? 8। तो हमारा जो आयतन होगा दोस्तों वो 1 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना बढ़ गया? तो 1 से 8 होने में कितना बढ़ा? 7 बढ़ा दोस्तों, और 7 हमारा किस पे बढ़ा? 1 पर। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा अपने आप में? ये हो जाएगा सीधा 700%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 700% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे दोस्तों, आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी देख के। तो अगर नहीं की तो दोस्तों लगातार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार वीडियो पसंद आए, आपको समझ में ना आए दोस्तों, तो दोबारा देखिए वीडियो को, पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा देखिए आप, और लगातार अपनी वीडियो को देखते रहिए। आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती जाएगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का सेशन हम समाप्त कर लेते हैं यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। ठीक है।